आज हम लोग पढ़ने वाले कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ये बायो का आपका सेकंड नंबर का चैप्टर है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, कोऑर्डिनेट मतलब मिलजुल के काम करना। ये दोनों वर्ड का मैंने मतलब बता दिया। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ये आपके चैप्टर का भी नाम है और आप समझ भी गए क्या होता है। कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण करना। जैसे आप बाइक चलाते हो तो आपकी कंट्रोल में है, आप 80-90 लहरा लहरा के चलाते हो, आपकी कंट्रोल में है। कोऑर्डिनेट सब मिलके काम कर रहा है, ब्रेक अच्छे से काम कर रही है, इंजन भी काम कर रहा है, आपका एक्सीलेटर भी अच्छे से काम कर रहा है, आपका दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा सब एक जगह पे हैं और आप लगातार भगाए पड़े हो तो आप डिस्टेंस भी कवर कर लेते हो। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जब सब मिलजुल कर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। तो यही चैप्टर का नाम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में जब आप पढ़ोगे ना तो आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एक का नाम है CNS और दूसरे का नाम है PNS और तीसरे का नाम है ANS। ये 3 सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे। अब आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। C का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसे मतलब सिस्टम सब में लगेगा। P का मतलब होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और ये आपको ये माइंड मैप आपको बना लेना अपनी कॉपी में ताकि आप भूलो ना, एग्जाम तक भूल जाओगे। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और ANS का मतलब होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देखो NS सब में सेम था तो उसका मतलब ही होता है नर्वस सिस्टम। तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग खपने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मेन पढ़ना है वो चीज़ है ये भाई, CNS के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है ना। और थोड़ा बहुत पेरीफेरल देख लेंगे और फिर इसके बाद ऑटोनोमस देख लेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल मतलब होता है केंद्र और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में चलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं क्या चीज़ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आप पढ़ोगे, एक तो ब्रेन के बारे में और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि आप जब चलते फिरते हो ना तो 90% कंट्रोल जो है आपको ब्रेन को दिया गया है और 10% कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड के पास है। आप कुछ भी करते हो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रही है। स्पाइनल कॉर्ड पता है इसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी के जस्ट पीछे होती है, ये है स्पाइनल कॉर्ड है। और आपका भेजा तो दिमाग आप जानते ही हो, है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपको पढ़ना है ना। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ना है तो यहाँ पर 2 नर्व्स आती हैं। एक का नाम है क्रैनियल नर्व्स और एक का नाम है स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ये 2 चीज़ें पढ़नी हैं। अब अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ब्रेन। अब ब्रेन के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ पूरी, है ना। तो ब्रेन के बारे में आप जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ना क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले हम लोग का जो ब्रेन होता है ये हम लोग का खोपड़ा है, समझ लो, है ना। और ये मैंने बना दिया है मुंह। मेरे पास डायग्राम है लेकिन मैं खुद से ही बना रहा हूँ सब कुछ। ये ब्रेन है ना। तो हमारे जो ब्रेन को ये हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास भगवान ने एक हड्डी दी है। पहले तो आपको खोपड़ा के बारे में बता दे। ये खोपड़ा बोलते हैं ना इसको, यहाँ तक ही रहता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्कल, कंकाल या खोपड़ा, आपने देखा होगा, है ना। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ स्कल कैसा दिखता है। स्कल अपने पास है? नहीं, इधर नहीं है, अभी मैं डाउनलोड करूंगा, ठीक है। स्कल इसको बोलते हैं खोपड़ा, बहुत मजबूत होता है। और इसी स्कल में एक हड्डी रहती है, उस हड्डी का नाम है क्रैनियम। ये क्रैनियम हड्डी है। और क्रैनियम हड्डी इतनी मजबूत होती है कि आप इसमें खोपड़ी लड़ा दो, कहीं एक्सीडेंट में गिर गुरा जाओ तो ब्रेन तक की चोट नहीं आती है क्योंकि ये अब्जॉर्ब कर जाता है। क्रैनियम जो हड्डी है वो अब्जॉर्ब कर जाती है। क्रैनियम हड्डी स्कल में की एक हड्डी है जो बहुत मजबूत होती है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद एक फ्लूइड होता है, उसका नाम है सेरेब्रोफ्लूइड। और यही फ्लूइड क्या करता है, अगर मान लो हड्डी तक की चोट पहुंच गई तो इसमें एक लिक्विड भरा रहता है इसके अंदर, ताकि कभी भी मान लो बहुत जोर से झटका लगा या ट्रेन से कूद गए, एक्सीडेंट हो गया, तो ये फ्लूइड जो करता है ना ब्रेन को झटका नहीं लगने देता है। क्योंकि आपको पता है ब्रेन में अगर चोट लगी तो ब्रेन में एक चीज़ नहीं होती, उसका नाम है सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम करता है सेल डिवीज़न। जैसे आपको चोट लगी, मान लो हाथ कट गया, तो देखना वहाँ पर धीरे धीरे पपड़ी जम जाएगी और उस पपड़ी को उचाड़ दोगे तो नई खाल आ जाएगी, गोरा गोरा लगेगा। तो वहाँ पर अगल बगल के सेल्स ने सेल डिवीज़न किया, उस घाव को भर दिया। लेकिन ब्रेन में क्या, अगर चोट लग गई तो वहाँ पर सेंट्रोसोम पाए नहीं जाएंगे। टाँका भी जो डॉक्टर मारेगा ना तो चिपकेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, क्योंकि क्या नहीं पाए जाते,
सेल डिवीजन करने वाले सेंट्रोसोम ही नहीं है। तो ब्रेन में अगर चोट लगी तो आपका देवदर्शन पक्का है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है भैया चड्डी बनियान पहनो ना पहनो, जूता पहनो ना पहनो, लेकिन खोपड़ी पर हेलमेट जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर चोट लग गई तो भगवान तो बचा सकता है ना फिर आपको, क्योंकि खोपड़ी पर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। हेलमेट आपका रहेगा तो आप सुरक्षित रहोगे, अपने परिवार के साथ सुख संपन्न रहोगे। तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसको याद रखना। क्रेनियम सबसे ऊपर वाली हड्डी है, इसमें लगा दो तो फिर आप प्रोटेक्ट हो। देखा होगा आपने तेरे नाम में सलमान खान को पकड़ के लड़ा देता है ट्रेन से, क्रेनियम हड्डी टूटती है, फ्लूइड कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद ब्रेन एक लेयर में पैक किया जाता है। ब्रेन की जो लेयरिंग है, मान लो ब्रेन जिस पन्नी में पैक है ना, जैसे आप सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो आपको पन्नी में आलू वगैरह देता है, यह नहीं कहता ले 4 आलू हाथ में पड़ के ले चले आओ, तो आलू जो देता है वो पन्नी में देता है। तो भगवान ने भी दिमाग को पन्नी के अंदर पैक किया है। उस लेयर को हम लोग बोलते हैं मेनिंजस। देखो ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है, इतना तो फोन पे भी नहीं देता जितना ये लोग दिए हैं। क्रेनियम हड्डी, सेरेब्रल फ्लूइड, उसके बाद आएगा मेनिंजस, इसी को बोलते हैं खोपड़ा। सबसे पहले क्रेनियम हड्डी, फिर इसके बाद है सेरेब्रो फ्लूइड और फिर है मेनिंजस, ये लेयर का नाम है। अगर क्रेनियम हड्डी ऑब्जॉर्ब कर गया तब तो ठीक है, नहीं तो फ्लूइड आपको रोक लेगा चोट को, और मेनिंजस तो रोकने के लिए है ही। और ये तीनों आपके ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं। और अगर इसके बावजूद चोट लगी तो भैया तेरे नाम या गजनी वाले हालात होंगे, फिर कोई नहीं संभाल पाएगा आपको। तेरा नाम में देखते ना वो पगला जाता है सलमान खान, और गजनी याददाश्त चली जाती है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए दिया है भगवान ने, है ना। अब आप आगे देखो, ये तो ब्रेन की हो गई नॉर्मल सी चीजें, है ना। अब ब्रेन कौन से सेल से बना है, तो ब्रेन का जो सेल होता है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। अभी इसके बारे में डिटेल में आएंगे, लेकिन अभी आप छोटा मोटा पढ़ लो। ब्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं, तो ब्रेन की स्टडी को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, है ना, ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन के पार्ट्स आप देखोगे तो ब्रेन के जो पार्ट्स किए गए उसके 3 पार्ट्स हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो अगला ये ब्रेन है ना, तो ब्रेन का आगे वाला हिस्सा जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन। ब्रेन के आगे वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग फोर ब्रेन। तो ये हो गया, फोर मतलब होता है आगे का, और ब्रेन मतलब होता है, ब्रेन मतलब दिमाग होता है, तो दिमाग के आगे वाले हिस्से को बोलते हैं फोर ब्रेन। दिमाग के बीच वाले हिस्से को बोलते हैं मिड ब्रेन। दिमाग के बीच वाले हिस्से को बोलते हैं मिड ब्रेन। और दिमाग के लास्ट वाले हिस्से को बोलते हैं, जो किनारे होता है उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो ये 3 टाइप के ब्रेन आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, अगवाड़ा, मिड ब्रेन बीच वाला, और हिंड ब्रेन पिछवाड़ा। तो ब्रेन के भी 3 हिस्से हैं। अगर आप ब्रेन को अच्छे से बनाओ ऐसे, तो ये वाला जो हिस्सा है वो आपका फोर ब्रेन है, ये लिखा है। बीच वाला हिस्सा मिड ब्रेन हो जाएगा, ये मिड ब्रेन है, ये फोर ब्रेन है। और ये जो किनारे वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं हिंड ब्रेन। कभी कभी आप गांव में जाओ और बच्चे को खूब खींच के चांटा मार दो और खोपड़ी पर यहाँ मार दो, यहाँ पर खूब खींच के देखना, उसकी मम्मी कहेंगी यार छोटा दिमाग होता है, नहीं मारना चाहिए बच्चों को, कुछ हो जाएगा, ऐसी हरकतें। और आप सही जानबूझ के किसी के यहाँ पर मार दो, वो निपट जाएगा तुरंत ऑन द स्पॉट, क्योंकि यहाँ पर होता है हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन आपके बहुत काम आता है, वो ब्रीदिंग रेट और इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। तो हिंड ब्रेन का भी रोल है, फोर ब्रेन का भी है, मिड ब्रेन का भी है, तो तीनों ब्रेन का है। तो तीनों कायदे से हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं आगे। तो फोर ब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है सेरेब्रम। फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसका नाम है सेरेब्रम। और ये ब्रेन का भी सबसे बड़ा हिस्सा है। 60% ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम। आपसे बोला जाएगा दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, तो वो होता है सेरेब्रम। और ये क्या करता है, तो ये मेमोरी स्टोर करता है। क्या करता है? दिमाग में जो आप पढ़ रहे हो और आपके डाटा स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पर कोई हार्ड डिस्क तो लगी नहीं है कि मेमोरी लगी है, भगवान ने लगा दिया है 1 GB की, 10 GB की, 1 TB की, तो वो ऐसा तो है नहीं। भगवान ने यहाँ पर दिया सेरेब्रम, और ये मेमोरी स्टोर करता है। और आपके सोचने और समझने की क्षमता भी इसी के पास है। आप जो सोच रहे हो ना कि यार ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है, तो वो आप सेरेब्रम से सोच रहे हो, दिमाग है तभी आप सोच पा रहे हो, है ना। लड़कियां सोच रही होंगी हमारे तो घुटने में होता है, नहीं तुम्हारे घुटने में नहीं है, तुम भी सोच रही हो, इसका मतलब कि तुम्हारे पास भी सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम का मेन जो फंक्शन होता है सोचना और बुद्धि स्टोर करना, मतलब याददाश्त रखना। करण अर्जुन ने जो बोलती नहीं है बुढ़िया कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे, मतलब उसको याद रहता है, मतलब उसकी मेमोरी तेज थी।
और फिर करण अर्जुन जब दूसरा जन्म लेके आते हैं ना, तो उनको भी याद रहता है कि दुर्जन सिंह से बदला लेना है। मतलब ये तो भाई मैं नहीं मानता कि कोनो दूसरा जन्म लेके आओ और सारा भ्रम सेम हो जाए, पहले जन्म में सारा भ्रम अलग, दूसरे जन्म में सारा भ्रम सेम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो तो मूवी थी, चलो हटाओ, लेकिन मेमोरी याद रखने की, मेमोरी स्टोर करने का काम सेरेब्रम करता है, ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा पार्ट जो आएगा वो है हाइपोथैलेमस, और ये आपके बहुत काम का है। हाइपोथैलेमस पता क्या करता है? हाइपोथैलेमस वही काम करता है, जब आप किसी को देख लेते हो ना, तो आपको चांद तारे दिखने लगते हैं, ऐसा लगता है ये मेरे लिए बनी है भैया, आपको प्यार होने लगता है ना। तो सेरेब्रम आपकी फीलिंग्स कंट्रोल करता है। फीलिंग में क्या क्या आता है? तो फीलिंग में आता है लव, पेन, दर्द और गुस्सा, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको फीलिंग्स अंदर से उठती हैं, वो भैया हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। किसी किसी का हाइपोथैलेमस इतना एक्टिव हो जाता है कि वो पीछे पड़ जाता है, कहता है ये मेरी वाली, भगवान ने ये मेरे लिए बनाया है, फिर उसको कुछ सूझता ही नहीं है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में डिटेल में चलूंगा, अभी मैं आपको पार्ट्स बता रहा हूँ, इसलिए मेन पार्ट बता दिया। फोर ब्रेन के 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा क्या बताया मैंने? पहला हिस्सा बताया आपको सेरेब्रम, दूसरा बताया मैंने हाइपोथैलेमस, और तीसरा अभी बताने वाला हूं, तीसरा है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? अगर अंदर की फीलिंग्स की बात आएगी तो हाइपोथैलेमस, और अगर बाहर की फीलिंग्स आएंगी, जैसे अभी आपको गर्मी लग रही है, ये ठंडा लगेगा, ये कोनो चिकोटी काट लेगा, ये कोनो झापड़ मार देगा, तो बाहर आपका ये बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है ये बताने के लिए जिंदा है थैलेमस। बाहर का टेम्परेचर, बाहर की चीज़ें, बाहर का एनवायरनमेंट के बारे में बताने के लिए है कौन? थैलेमस। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स, सेरेब्रम मेमोरी और थिंकिंग, हाइपोथैलेमस फीलिंग्स, है ना, दिल गार्डन होता है ना, तो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। और थैलेमस ये बाहर का एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है कि बाहर कैसा माहौल चल रहा है, गर्मी लग रही, ठंडी लग रही, पसीने निकल रहा है, टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, सब के सब कौन है? थैलेमस। इतनी बातें आपको पता चल गई हैं। अब आते हैं मिड ब्रेन में। अब चलते हैं हम लोग मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन की बात करेंगे। देखो मैंने आपको फोर ब्रेन तीनों बता दिए। मिड ब्रेन में आओगे तो मिड ब्रेन में 2 हिस्से होते हैं, एक का नाम है सेरेब्रल, ये दोनों में कॉमन चीज वर्ड होगा, सेरेब्रल एक्वाडक्ट। और अगर आपको ये याद नहीं तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी से बाहर है, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा सेरेब्रल पेंडुकल। तो इन दोनों का काम क्या है पता है? इन दोनों का मेन काम है कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में कनेक्शन जनरेट करना। देखो ये मैंने दिमाग बताया आपको, ये बताओ ये कौन सा हिस्सा है? आप बोलोगे फोर ब्रेन। ये कौन सा हिस्सा है? हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में कौन सा ब्रेन पड़ रहा है? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में 2 पार्ट्स आते हैं, एक का नाम है सेरेब्रल एक्वाडक्ट और एक का नाम है सेरेब्रल पेंडुकल। तो सेरेब्रल पेंडिकल और सेरेब्रल एक्वाडक्ट, इन दोनों का काम क्या होगा? फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को आपस में जोड़ना, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, डाटा इधर उधर नहीं ट्रांसफर हो पाएगा। तो इन दोनों का काम है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में संधि बैठाना और इन दोनों को साथ साथ काम करवाना। तो इतना बात आपको याद रखना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना दिमाग में। लेकिन लोड लेना है तो कहाँ से लेना है? लोड लेना है तो दिमाग में हिंड ब्रेन से लेना है, क्योंकि हिंड ब्रेन का जो फंक्शन है ना वो बहुत काम की चीज़ है। हिंड ब्रेन में आओगे तो हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है सेराबेलम। देख लो ये यहाँ पे बालम जैसा दिख रहा है और वो यहाँ पे ब्रम जैसा दिख रहा है, ये सेराब्रम है और ये सेराबेलम है। सेराब्रम का काम था सोचना और सेराबेलम का काम है, देखो बी से बेलम होता है ना, तो बी से बैलेंस हो जाएगा। तो सेराब्रल का काम है बैलेंस बनाना बॉडी में। आप देखना कभी भी कोई दारू पे क्या आएगा, देसी 70 की चढ़ा के देना, कभी स्टेबल नहीं रहेगा, ऐसे डोलता रहेगा। क्यों? और चलेगा तो लहराता हुआ चलेगा, क्योंकि जब दारू पी लेता आदमी तो उसका ये बेलम है जो फंक्शन करना बंद कर देता है। अब जब ये फंक्शन करना बंद कर देगा तो बैलेंस बॉडी का खो जाएगा। अब जब बैलेंस खो जाएगा तो ऐसे डोलता डोलता आएगा और उस आदमी से आप चाहे जितना लड़ लो और चाहे उसके पैसे चुरा लो, चाहे उसको धक्का दे दो, सुबह तक याद रखेगा, आपको सारी बातें बता देगा कि तुमने मुझको ऐसा किया, तूने मेरे ऐसे पैसे चुराए। लेकिन अब बोलो कि तुम गिर गए थे तो वो मानेगा नहीं। कभी भी आप दारू पिए हुए व्यक्ति से ऐसा ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसके पैसे निकाल लेना, सुबह आके तुमसे बोलेगा कि तुमने मेरे पैसे लिए हैं, पैसे वापस करो। क्योंकि पता हो दारू पीने के बाद सेराब्रम तो काम कर रहा था, सेराबेलम नहीं काम किया। सेराब्रम पूरा मेमोरी स्टोर करके रखा है, किसने उसको दारू पीते समय मारा था, किसने उससे पैसे लिए थे, किसने क्या बोला था, सब याद रहेगा, एक एक बातें याद रहेंगी। लेकिन
उससे बोलो कि तुम नाली में गिर गए थे, तुम ऐसे से चल रहे थे, तुम लुढ़क गए थे, तो नहीं मानेगा। क्यों? दिमाग ही नहीं काम कर रहा। सेरेब्रम वाला जितने एक्टिविटी है, बैलेंस वाली कितनी भी एक्टिविटी है, कुछ नहीं याद रहेगा। तो दारू पीने के बाद सेरेबेलम बंद हो जाता है। तुम लोग नहीं करना अभी, है ना। ये पता चला कि हम भी चेक करते कि मेरा सेरेबेलम काम करेगा कि नहीं, वो नहीं करेगा। लेकिन ये नहीं कि दारू पीने लगो उसके चक्कर में। आगे बढ़ोगे तो एक और पार्ट पाया जाता है, उसका नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा, एक मेडुला पाया जाता है, एक मेडुला पाया जाता है आपके किडनी में, और इसके साथ एक पार्ट और है मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स। ये दो पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स, ठीक है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करना। इनवॉलेंट्री क्या होता है? इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपका दिल धकधका रहा है तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? मेडुला। आप सांसें ले रहे हो, आपका फेफड़ा फूल रहा है, पिचक रहा है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको कंट्रोल कर रहा है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, मैंने उनके पार्ट्स भी बता दिए, और उनके पार्ट्स के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनका फंक्शन बता दिया। आपको ये डायग्राम याद रखना है। इनवॉलेंट्री का मतलब हो जाएगा जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपके कंट्रोल में क्या नहीं है? हार्ट बीट नहीं है, आप दिल धड़क रहा है, आप थोड़ा ना कंट्रोल, कि थोड़ी देर के लिए दिल रुक जा, मेरा दिल टूट गया है, वो छोड़ के चली गई, 2 मिनट के लिए थोड़ा रुक जाएगा, रुकेगा तो आपको पहुंचा के जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपके लिए, आपके कंट्रोल में ना चीज़ें हों तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। जैसे आपका फेफड़ा भी आपके कंट्रोल में नहीं है, डायफ्राम आपके कंट्रोल में नहीं है, खाना पचना भी आपके कंट्रोल में नहीं है कि हमने खाना खाया है, भगवान 2 घंटे ना पचे क्योंकि और हुमच के खा लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो आपके पॉसिबल में नहीं है उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। बताओ, हाथ हमारे कंट्रोल में है? बिल्कुल है। किसी को चाटा माना धर देंगे तो ये वॉलेंट्री एक्शन है। पलकें आपके कंट्रोल में है? हाँ, हम पलक झपक लेंगे, है ना। तो जो आपके कंट्रोल में उसको बोलते हैं वॉलेंट्री, जो आपके कंट्रोल में नहीं उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री। इतना बातें आपको याद रखनी है।